Hello, friends. Let us start ANOVA. Very first, the circumstances in which we people are supposed to use ANOVA. Up to now, we have discussed jet test or T test. Jet test is used, that is again a symbol of normal distribution when n is greater than 30 and population variance is known to us. But when the sample size that we have taken, if it is less than 30 and population standard deviation is not known to us, and we are just taking the help of sample standard deviation in place of sample population standard deviation, in that case we use t test, right? In most of the cases population standard deviation is not known to us. Just because of this reason, in that case, whenever in actual research the studies are conducted, in that case all statistical softwares, they represent the value of t test only rather than z test. Reason is what? Because population standard deviation is not known to us, irrespective of the sample size चाहे हमारा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन क्योंकि हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता होता और हम सैंपल से ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, इसीलिए सारे जितने भी स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर हैं, चाहे हम SPSS की बात करें, चाहे हम माई स्टैट की बात करें, दे ऑल रिपोर्ट ओनली टी टेस्ट वैल्यू, नॉट जेड टेस्ट वैल्यू. एंड सेकेंड रीजन इज व्हाट, कि जैसे ही हम हमारा N30 से बियॉन्ड होना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिकली टी की वैल्यू है और जेड की वैल्यू है, दोनों सेम होनी शुरू हो जाती हैं, राइट कि अगर मेरा N30 से बियॉन्ड हो जाएगा और उसमें भी अगर मैं टी टेस्ट यूज करती हूँ, तो टी की वैल्यू इज द सेम एज द वैल्यू ऑफ जेड टेस्ट. क्लियर? Second thing is what, jet test is used in case of one sample or two sample, राइट? अगर n ग्रेटर देन 30 है तो हम z पर जा रहे थे, और लेस देन 30 है तो हम t पर जा रहे थे. लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या थी? या तो हमारे पास एक ही सैंपल हो या हमारे पास दो सैंपल्स हो. एक सैंपल मीन्स कि हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर सैंपल लिया, राइट? हमने कि जैसे इंडिया की पैन स्टडी करी, हमने यहाँ के कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट किया, हमने उनकी चॉइस और प्रेफरेंसेस को देखा, राइट? या हमने उनकी क्या करी, हमने उनकी एनुअल इनकम को जज किया या उनका एजुकेशन लेवल जज किया, और फिर हमने देखा कि जो पहले से इस पॉपुलेशन के लिए स्पेसिफाइड है, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, कि यहाँ पर जो मीन था और यहाँ पर जो हमने मीन निकाला, इन दोनों में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो नहीं है, जिसके बेस पर हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की. टू सैंपल में हमने क्या किया, दो अलग अलग सैंपल्स लिए और उन दोनों के वैल्यूज को आपस में कंपेयर किया. जस्ट टेक द एग्जाम्पल, मेल की इनकम, फीमेल की इनकम, उनका एजुकेशन लेवल, राइट? तो उस केस में हमने क्या किया कि मेल के लिए हमने अलग से वैल्यूज निकाली x bar 1, और इसके लिए हमने अलग से वैल्यू निकाली और इन दोनों को कंपेयर किया. दिस इज व्हाट, टू सैंपल स्टडी. ठीक है, कि हमने एक का डेटा लिया और उसको हमने दूसरे के साथ कंपेयर किया. नाउ what if samples are more than two? Just example, if you people are taking the study of four districts, and these four districts are say Mohali, Pathankot, Patiala, and Ludhiana, right? And in that case, this particular study is conducted by say a particular company, that is Monte Carlo. ठीक है, मोंटे कार्लो ने क्या किया, यहाँ पर चारों जगह पर इनके आउटलेट्स और सेल्समैन है, वो क्या करता है कि इनकी आपस की सेल्स को कंपेयर करना चाहता है, राइट? कि मोहाली, पठानकोट, पटियाला और लुधियाना की सेल्स में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, राइट? तो उसमें क्या किया, सबसे पहले उसने सभी की एवरेज सेल्स निकाल ली, राइट? ये सभी की एवरेज सेल हो गई. अब या तो उसके पास क्या ऑप्शन है कि यहाँ से सिंपली उसको ये तो पता चल जाएगा कि किसकी सेल ज़्यादा है, किसकी कम है, लेकिन हम क्या देखना चाहते हैं, क्या इनकी सेल में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं. तो उस केस में एक ऑप्शन तो आपके पास क्या बनती है कि आप दो दो के पेयर बना लो. सबसे पहले मोहाली को पठानकोट से कंपेयर कर लो, फिर उसके बाद मोहाली को पटियाला से कंपेयर कर लो, फिर मोहाली को आप लुधियाना से कंपेयर कर लो, फिर पठानकोट को पटियाला से कर लो, पठानकोट को लुधियाना से कर लो, पटियाला को लुधियाना से कर लो, अलग अलग पेयर बना के, राइट? लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम ऐसे पेयर्स में करते हैं, यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, और अगर हम चार को इकट्ठे कंपेयर करें, उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम, दीज टू विल नॉट बी सेम. If these two are not same, automatically standard error of estimate will also be wrong.
ठीक है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम के गलत होने से हमारी स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट गलत हो जाती है। इसीलिए हम दो दो के पेयर्स नहीं बनाते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा सैंपल दो से बियॉन्ड हो जाएगा, हम तीन का कंपैरिजन करना चाहते हैं, चार, पाँच, छः, सात, इन दैट केस व्हाट विल डू, विल नॉट गो विद द जेड टेस्ट और टी टेस्ट, विल गो टू अनोवा। अनोवा इज नथिंग, इट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। दिस इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड इन दैट केस व्हाट वी डू, हम ये क्या करते हैं, जो चारों डिस्ट्रिक्ट की सेल है, इसकी एक एवरेज जो ग्रैंड मीन है, उसके साथ हम इन चारों सेल्स को कंपेयर करते हैं और फिर हम देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट के सेल्स का इस पर्टिकुलर सेल्स के साथ एक सिग्निफिकेंट डेविएशन तो नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट वेरिएशंस है, इट मीन्स वो सेल बाकी सेल से डिफर कर रही है। ठीक है, तो अनोवा में हम क्या करते हैं, हम मीन वैल्यूज पे एज सच डायरेक्टली कंसंट्रेट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, वेरिएंसेस पर कंसंट्रेट करते हैं। हम क्या करते हैं, सभी सेल्स की वेरिएंसेस निकालते हैं और फिर ये देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर सेल्स में बहुत ज्यादा वेरिएशंस तो नहीं है किसी एक डिस्ट्रिक्ट की। अगर सेल्स में वेरिएशन है, इट मीन्स वो मीन वैल्यू से बहुत डेविएट कर रही है। अगर डेविएट कर रही है तो इट मीन्स वो सेल एक सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है बाकी सेल से। फिर उसके बाद अगर हमें ये देखना होता है कि कौन सी दो सेल्स डिफर कर रही हैं, अब हमें ये तो पता चल गया नोवा से कि चारों सेल्स में डिफरेंस है, लेकिन कौन सी सेल में डिफरेंस है, उसके लिए हम पोस्ट होक टेस्ट कर सकते हैं। For that purpose we go to post hoc test. तो this is the basics of ANOVA, and ANOVA में further हमारे पास आता है one way ANOVA and two way ANOVA, right? तो further videos में हम one way और two way ANOVA पर चलेंगे. This is the basic of ANOVA, right? Thank you.